Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेशेंट हैविंग डिफ़िकल्टी इन स्मेलिंग। एक पेशेंट हमारे पास है जिसको स्मेल करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। नर्स असेसेस फॉर विच क्रेनियल नर्व। तो नर्स जो है वो कौन से क्रेनियल नर्व के लिए जो है वो असेस करेगी पेशेंट को। ठीक है, हमारे पास 12 जो होते हैं वो क्रेनियल नर्व्स के पेयर हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, क्रेनियल नर्व 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं। तो स्मेलिंग के लिए जो हमारे पास क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, जो फंक्शन करती है, दैट इज़ क्रेनियल नर्व फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास क्रेनियल नर्व है वो फंक्शन करती है स्मेल के लिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड होती है ये हमारे पास ऑप्टिक। ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास होती है ये हमारे पास ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक विजन के लिए, ऑक्यूलोमोटर आई मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, देन हमारे पास ये है ये हमारे पास जो फोर्थ है दैट इज़ द ट्रॉक्लियर। ठीक है, तो मैं आपको इनका पूरा दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप इनका पूरा चार्ट देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से जो हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, और ये किस टाइप की जो नर्व्स हैं वो भी मेंशन किया गया और इनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से फर्स्ट था हमारे पास जो आंसर, दैट इज़ द क्रेनियल नर्व फर्स्ट। ओल्फैक्टरी सेंसरी नर्व है और ये हमारे पास स्मेल को फंक्शन आउट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिनोजन सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, चीफ सेल्स, मास्ट सेल्स, बीटा सेल्स एंड पेराइटल सेल्स। ठीक है, तो ये कौन सिक्रेट करता है, ये हमारे पास सिक्रेट करते हैं, हमारे पास है चीफ सेल्स। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये चीफ सेल्स कहाँ पर हैं और क्या करते हैं। तो ये आप इनको देखिए, चीफ सेल्स जो हैं वो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आते हैं। ठीक है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास चीफ सेल्स। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो पेप्सिनोजन को सिक्रेट कर रहे हैं, और जो हमारे पास पेराइटल सेल्स होते हैं वो हमारे पास सिक्रेट करते हैं HCl। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पैप्सिन में। ठीक है, हमारे पास पेराइटल सेल्स हो गए, चीफ सेल्स हो गए, और वहाँ पर एक चीज़ और थी, मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट सेल, तो मास्ट सेल जो होते हैं ये इम्यून सेल्स होते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू में फाउंड होते हैं, और ये जैसे नियर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, वहाँ पर ये होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास इम्यून सेल्स होते हैं। देन जो एक और चीज़ थी हमारे पास, बीटा सेल्स। क्या थी, बीटा सेल्स, क्योंकि मास्ट सेल, देन था हमारे पास बीटा सेल्स। बीटा सेल्स आपने सुना होगा, ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में, जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास, प्रोडक्शन भी होती है और रिलीज भी करते हैं क्या, इंसुलिन। ठीक है, और वो जो है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास होते हैं अल्फा, देन बीटा, ठीक है, देन डेल्टा, जो इसके जो सेल्स होते हैं, तो वो हमारे पास पैनक्रियाज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो चीज़ों को सिक्रेट करते हैं, हार्मोन्स को। तो यहाँ पर इंसुलिन जो चीज़ है वो हार्मोन जो वो रिलीज होता है बाय द बीटा सेल्स प्रेजेंट इन द पैनक्रियास। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल बोन सेल इज नोन एज। ठीक है, जो हमारे पास जो नॉर्मल बोन सेल है उसे हम क्या कहेंगे, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट एंड मोनोसाइट, उसे हम क्या कहेंगे, ओस्टियोसाइट, जो नॉर्मल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन सेल्स हमारे पास बनते हैं। जो नॉर्मल हमारे पास दैट इज़ द ओस्टियोसाइट्स, और इसके डिफरेंट जो है वो चेंजेस आ जाते हैं ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट में। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर हमारे पास और थी, वो था मोनोसाइट, और मोनोसाइट आर द टाइप ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप होती है मोनोसाइट। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हर्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो हमारे पास हर्ट है और हर्ट की साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि वो साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, क्लोजर ऑफ हार्ट वाल्व्स एंड ऐसे नोट। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन प्रोड्यूस करता है हर्ट साउंड्स। ठीक है, तो जो हर्ट साउंड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं हर्ट वेल्व्स की वजह से। ठीक है, तो जब हर्ट के वेल्व्स जो हैं वो क्लोज होंगे तब हमारे पास साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, थोड़ा सा इन डिटेल में आपको बता देती हूँ, हमारे पास जो है वो 2 साउंड्स होती हैं। ठीक है, लब एंड डब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो साउंड होती हैं लब एंड डब, तो ये क्लोजर ऑफ हर्ट वेल्व्स है। अभी वेल्व्स तो क्लोज होंगे, बट कौन से वेल्व्स क्लोज होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट साउंड है लब साउंड, ठीक है,
उसमें हमारे पास जो एट्रियोवेंट्रल वेल्व्स होते हैं इनके क्लोज होने की वजह से, एट्रियोवेंट्रल वेल्व्स मीन्स जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वेल्व्स होते हैं उन्हें कहते हैं एट्रियोवेंट्रल वेल्व्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होते हैं जो हमारे पास जो ये वेल्व्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व हो गया, मिट्रल वेल्व्स हो गया, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मिट्रल वेल्व हो गया, मिट्रल वेल्व इज ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है और राइट साइड पे जो हमारे पास प्रेजेंट होता है दैट इज द ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। तो जब ये ट्राइकस्पिड वेल्व और ये मिट्रल वेल्व जो क्लोज होंगे तब जो है वो हमारे पास साउंड कौन सी प्रोड्यूस होती है, लब साउंड, ठीक है, क्लोजर की वजह से, ठीक है। क्लोज कब होंगे, जैसे ये ब्लड के प्रेशर से ओपन हो गया और जब सारा ब्लड यहाँ पर आ गया तो ये क्लोज हो जाता है फिर दोबारा, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए। सेम है साइमल्टेनियसली, जैसे ये फील होगा वैसे ये फील होगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ फील होते हैं और वो जो हमारे पास जो वेल्व्स हैं वो फिर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और जो सेकंड साउंड थी हमारे पास, जो डब की साउंड है वो भी क्लोज होती है जब वेल्व्स क्लोज होंगे। कौन से वेल्व क्लोज होते हैं हमारे पास, सेमिल्यूनर वेल्व। सेमिल्यूनर वेल्व्स किसे हम कहते हैं, एओर्टिक और पल्मोनिक वेल्व, ठीक है। तो एओर्टिक वेल्व ये है हमारे पास जो अयोटा सिस्टमिक अयोटा में होता है और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, और ये पल्मोनिक वेल्व है जो पल्मनरी आर्टरीज जो है वो लंग्स में लेके जाएंगे ब्लड को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पल्मोनिक वेल्व, ठीक है। तो जब ये दोनों वेल्व क्लोज होंगे, ये कब क्लोज होंगे, जब हमारे पास ये फील हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इनमें शिफ्ट हो जाएगा तो ये फिर वेल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ताकि इनसे बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड, ठीक है। तो ये क्लोज हो जाते हैं, तो इनके क्लोज होने पर सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी पार्ट गोज मिड लाइन टू अवे इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे लिम्स हैं हमारे, ठीक है, अपर लिम लोअर लिम, तो अगर ये जो है वो हमारी बॉडी का जो मिड लाइन है उससे दूर जा रहे हैं, अवे, ठीक है, अगर उससे अवे जाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, अबडक्शन, अडक्शन, सुपिनेशन एंड फ्लेक्शन। ये मैंने पहले ही बहुत बार करवाया विद पिक्चर्स, मैं आज भी आपको बता दूंगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दैट इज द अबडक्शन। अवे अवे अवे, इस तरीके से आप याद रखते, अवे अवे, ठीक है, मीन्स अबडक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर, ये एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, ये सब चीज़ें मैंने पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन का जो इसमें जो दिया था अबडक्शन वो ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पर होता है तो मिड लाइन ऑफ द बॉडी से अगर कोई चीज़ अवे फ्रॉम द बॉडी हो रही है, ठीक है, तो वो होगा हमारे पास अबडक्शन, ठीक है। टुवर्ड्स द बॉडी होगा देन अडक्शन, ठीक है। वैसे सब चीज़ें डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल सप्लाई इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो हमारे हॉस्पिटल में जो सेंट्रल सप्लाई है उसके लिए कौन सी सर्विसेज जो वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फार्मेसी सर्विसेज, सपोर्टिव सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड थेरेपेटिक सर्विसेज, ठीक है। तो ये होंगी सपोर्टेड सर्विसेज, ठीक है। डायग्नोस्टिक तो पेशेंट की डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होंगे, थेरेपेटिक पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए होंगी, फार्मेसी मेडिसिन के लिए है। जो सपोर्टेड जो सर्विसेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द सेंट्रल सप्लाईज, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ इंट्रावेनस कैनुला यूज्ड फॉर न्यूनेट, ठीक है। तो कौन सा जो साइज का जो हम इंट्रावेनस कैनुला है वो न्यूनेट के लिए यूज़ करेंगे हम, 18 गॉस, 20, 22 एंड 24। तो न्यूनेट्स के लिए जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ हमारे पास जो होगा दैट इज़ 24 गॉस, और इसकी कलर कोडिंग भी डिफरेंट होती है। जो न्यूनेट्स के लिए हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास जो है वो कलर कोडिंग आएगी येलो की, ठीक है। तो आप इसका देख सकते हैं ये डिफरेंट कलर कोडिंग है और इनकी ये साइज़ के हिसाब से है। तो कलर से भी समटाइम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इस तरीके से, ठीक है। मैक्सिमम फ्लो रेट, ठीक है। तो बच्चों में इतना ज़्यादा फ्लो रेट ज़्यादा स्पीड से हमें नहीं देना होता है, तो इसलिए इसका फ्लो रेट भी कम होता है, उसका ल्यूमेन थोड़ा नैरो होगा। और फिर ब्लू ये हम मोस्टली एडल्ट्स में यूज़ करते हैं, तो 31, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे चल के थोड़ा सा जैसे एज इंक्रीज़ हो रही है तो उसके हिसाब से ओल्ड एज में और आगे तक ये जाके हम देख सकते हैं, ठीक है। और सम टाइम अगर हमारे पास जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक है, बर्न के पेशेंट्स हैं, तो उनमें भी हमें इमिडिएटली जो है वो फ्लूइड उनकी बॉडी में जो है वो उनको ट्रांसफ्यूज करना होता है, तो इसलिए हम उनकी बॉडी उनमें भी जो है वो हम पिंक तक जो है वो यूज़ कर लेते हैं, सम टाइम ग्रीन भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, NANDA इज, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं नंदा, हम इसको क्या कहेंगे, नंदा डायग्नोसिस आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो है, बट इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है कि है क्या बेसिकली ये, वैसे मैंने आपको बता भी दिया। तो ये है क्या, ठीक है, इंटरनेशनल नर्सिंग डायग्नोसिस ग्लॉसरी ऑफ आइटम, डायग्नोस्टिक कंपनी है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन है, नर्सिंग डायग्नोसिस लिस्ट है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। तो जो हम कहते हैं ना कि नर्सिंग डायग्नोसिस, हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं,
ठीक है, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। तो उसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द जो पेशेंट की नीड है उसके ऊपर, नीड बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी नीड आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, तो वो नंदा बेसिस होने चाहिए, ठीक है। तो वो उसका जो है वो फ्रेमिंग उस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ BLSS, ठीक है। तो BLS मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट जो इंक्लूड करता है, ठीक है। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्या आएगा, CAB, BAC, BCA एंड ABC, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है जैसे सर्कुलेट A फॉर, यहाँ पर हमारे पास आएगा A फॉर एयरवे, ठीक है। तो एयरवे मेंटेन करना है पेशेंट का, ठीक है, और ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और सर्कुलेशन को कंप्रेशन देना है, तो वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर दैट इज ऑप्शन डी, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्टिव फॉर BLS। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंशन। यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन आपको दी गई हैं, इनमें से कोई एक ऐसी इंटरवेंशन है जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बाकी सब प्रिस्क्रिप्शन पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है परफॉर्मिंग वुंड केयर, ऑर्डरिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, एलिवेटिंग एन एडिमेटस लिम्ब एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज द एलिवेटिंग एन एडिमेटस लिम्ब, ठीक है। तो अगर किसी के लिम्ब, कोई फुट में, कोई अब लोअर लिम्ब में, ठीक है, तो अगर उसमें एडिमा हमें देखने को मिल रहा है तो उस लिम्ब को हम एलिवेट कर देते हैं, ठीक है, सो दैट वो फ्लूइड जो है वो ज़्यादा लोअर उस पोर्शन में ना जाए और बॉडी में उसका सर्कुलेशन वैसे बना रहे, ठीक है। तो हम उस थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, कभी उसके फुट के नीचे जो है वो हम पिल्लो रख, लेग के नीचे पिल्लो रख देते हैं, ठीक है, जिससे वो एलिवेट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये हमारे पास हेल्दी फुट है, ये है जिसमें एडिमा हुआ है, ठीक है। तो इस एडिमा के केस में जो हम इसको एलिवेट करें, तो ये हुआ एडिमेटस लिम्ब, ठीक है। तो इसे हम उसको एलिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीवियर वेट लॉस अगर देखने को मिल रहा है, ठीक है, किसी पेशेंट में सीवियर वेट लॉस हुआ और उसको वीकनेस भी फील होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, अनेमिया है, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये यूजुअली एसोसिएट होती है विद द एडवांस्ड कैंसर के साथ, तो हम उसे क्या कहेंगे। आप ऑप्शन देखिए, कार्सिनोमेटोसिस, कैकेक्सिया, एनाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज़ द ऑप्शन बी, कैकेक्सिया, ठीक है। कैकेक्सिया क्या है, जनरल, जैसे मैंने कहा, जैसे ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है कि इसमें जो है वो ऐसी स्टेट है इलनेस की जहाँ पर इमिडिएटली जो है वो एक हमें ऑब्जर्व उसमें दिखेगा कि पेशेंट में जो है वो क्या हुआ, वेट लॉस हुआ, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है पेशेंट में, उसका मसल जो मास है वो उसमें लॉस हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से उसको वीकनेस, एपेटाइट भी कम हो रहा है, एनीमिया, वो सब चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर एक और टर्म हमारे पास है कार्सिनोमेटोसिस। कार्सिनोमेटोसिस क्या होता है, इसे जो है वो हम एक और टर्म यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कार्सिनोमेटोसिस के लिए, दैट इज़ कार्सिनोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सीरियस कंडीशन है जहाँ पर जो हमारे पास कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कैंसर सेल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर प्राइमरी स्टेज पे होगा तो वो उसमें जो है वो स्प्रेड हो जाएगा और प्राइमरी जो ट्यूमर है वो मल्टीपल ट्यूमर बनाना शुरू कर देंगे पूरी बॉडी में, दैट इज़ द कार्सिनोमेटोसिस, ठीक है। और एक टर्म यहाँ पर हमारे पास देखने को मिल रही है एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया में क्या होता है, जो जैसे सेल डिवीज़न होती है तो कुछ इस तरीके से होगी कि सेल का जो शेप एंड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये किस टाइप का सेल टिश्यू, उस जो सेल है वो किस टाइप की टिश्यू से बिलोंग करता है, ठीक है। उसका जो मोर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब चीज़ें उसमें प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगी, दैट इज़ द एनाप्लेजिया, ठीक है। एक टर्म हमारे पास है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में क्या होता है, यहाँ पर भी अबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है सेल की, अगर सेल की होगी तो फिर धीरे धीरे टिश्यू और पूरा ऑर्गन ही अबनॉर्मली जो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, उसका जो हिस्टोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होगा उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे सिर्फ अबनॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ही देखी जा रही है, ठीक है, बाकी चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट था, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास, तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बी, कैकेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ शॉक अकर्स इन द एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न इज, ठीक है। तो अगर बर्न में कौन सा टाइप का शॉक जो बेसिकली देखा जाता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो मैं पहले बहुत बार इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज द हाइपोवोलेमिक शॉक, बर्न में हमेशा देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज द प्रायोरिटी फॉर पेशेंट डायग्नोस्ड विद निमोनिया। कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसको डायग्नोज किया गया है कि उसको निमोनिया है,
उसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस जो है बनाई हुई, उसमें जो प्रायोरिटी बेस पर जो आती है, इनमें से वो क्या आएगी वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है, इनइफेक्टिव कॉपिंग मैकेनिज्म है पेशेंट का, एंड रिस्क फॉर इन्फेक्शन उसको हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज द इम्पेयर्ड गैसेज एक्सचेंज ड्यू टू निमोनिया की वजह से। ठीक है, तो इसका प्रायोरिटी ये फर्स्ट हमारे पास इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल सिम्टम ऑफ परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, तो अब किसी को जो है वो ड्यूडेनल अल्सर हुआ है, परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर है, तो उसमें इनिशियल सिम्टम सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? हार्टबर्न, हाइपरपायरेक्सिया, माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो सबसे पहले पेन हमें फील होती है इन माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन, उसके बाद जो है वो हमें हार्ट बर्न और वॉमिटिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी अलॉन्ग विद द, क्योंकि इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो सकती है, तो उसकी वजह से उसको हाइपरपेरेक्सिया भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक, बट सबसे पहले क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, अगर स्टमक में कुछ इस तरीके का अल्सर होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, अगर ड्यूडेनल एरिया में देखने को मिलेगा तो वो ड्यूडेनल अल्सर होगा, बट ज़्यादा मोस्टली कॉमन हमारे पास ये होता है ड्यूडेनल अल्सर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग पेशेंट इज़ ब्रॉट टू इमरजेंसी वार्ड। कोई यंग पेशेंट है जिसे इमरजेंसी वार्ड में लाया गया और ये पता किया गया कि उसको जो है वो कोकेन की ओवरडोज, उस एक यंग पेशेंट ने ले ली है कोकेन की ओवरडोज। ठीक है, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन रूट के थ्रू। तो अभी हम उसमें देख रहे हैं कि उसमें सभी सिम्टम्स उसमें पेशेंट में देखे जा रहे हैं, कोई एक नहीं देखा जाएगा। जो उसमें नहीं देखा जाएगा वो हमें बताना है। ठीक है, एजिटेशन, और नेक्स्ट हमारे पास ब्रेडिकार्डिया, और हमारे पास है हाइपरथर्मिया एंड सीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पेशेंट का यहाँ पर हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज़ द ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है पेशेंट में। ठीक है, टैकीकार्डिया होता है। ठीक है, उसका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होगा जब उसको ओवरडोज होती है कोकेन की, डिक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो होगा, और हाइपरथर्मिया भी होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, सीजर्स हो सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, वो टोटली कन्फ्यूज्ड स्टेट में होता है। ठीक है, उसकी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती चीज़ों को। ठीक है, तो सब एजिटेशन में हमारे पास इंक्लूड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस केयर इज नीडेड बाय अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन। ठीक है, तो इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस केयर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो किसको प्रोवाइड करेगी? इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस केयर अगर नीड होती है तो किसको प्रोवाइड करेगी? सबसे पहले एनवायरमेंटल डिजास्टर की केसेस में, कम्युनिटी राइवलरी, एपिडेमिक डिजीजेस एंड एक्सीडेंट्स। तो ये क्या होगा, एनवायरमेंटल डिजास्टर, उनमें उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा। ठीक है, इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस बाकियों को थोड़ा उसमें उस हिसाब से पूरा हम ट्रायल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर फॉर हेल्थ स्टेटस। ठीक है, तो अगर हमने हेल्थ स्टेटस चेक करना है किसी भी जगह का, किसी कंट्री का, किसी नेशन का, मतलब हेल्थ स्टेटस ही कितना अच्छा है यहाँ पर हेल्थ स्टेटस। ठीक है, तो वो हम कैसे, उसका बेस्ट इंडिकेटर हमारे पास क्या होगा? क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केस फैटिलिटी रेट एंड एडल्ट मोर्टेलिटी रेट। तो ये हम चेक करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो एक बेस्ट इंडिकेटर है कि हमारा हेल्थ स्टेटस कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कब पास हुआ था? 1961, 1971, 1975 एंड 1987। तो ये सबसे पहले हमारे पास आया था 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट चिकन पॉक्स आर ट्रू। यहाँ पर जो फैक्ट्स दिए गए हैं ये इनमें से जो है वो सभी ठीक होंगे, बट जो है कोई एक जो है वो इसमें ठीक नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, ऑल द फैक्ट्स फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट चिकन पॉक्स आर ट्रू, सभी ट्रू हैं, किसी एक को छोड़ के वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 15 days, रैशेज आर सुपरफिशियल, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस एंड रैशेज मोस्टली इन फ्लैक्सर सरफेसेस। तो यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ें जो हैं वो ट्रू हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस। इसमें क्या, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो लेजन्स हैं वो फेस और एक्सट्रीमिटीज़ पर होंगे और थोड़े जो है वो ट्रंक पर होंगे, इस तरीके से है, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो है वो मैक्सिमम हमारे पास जो है वो ट्रंक पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ट्रंक एरिया के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट मेथड टू ड्राई हैंड्स आफ्टर हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग किया, ठीक है, उसके बाद अगर अपने हैंड्स को ड्राई करना है तो बेस्ट मेथड क्या है?
बाय ड्राई एयर, बाय हेयर ड्रायर, बाय कॉमन टाल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा दैट इज़ द बाय ड्राई एयर, ठीक है। वैसे ही लीव कर दो और नॉर्मल ड्राई एयर के नीचे जो है वो आपके जो है वो हैंड जो है वो ड्राई होने चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ों से यूज़ करेंगे तो फिर वो अगेन वैसे ही इन्फेक्टिव होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ लेक्चर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियसली किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में जो है वो ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको सुने और जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी आप सुन सकते हैं। कोई डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट सुने एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी।